एक तो जो थोड़ी सी मुझे आपत्ति है, प्रधानमंत्री ने जो कहा कि अब तक जो सिविल कोड था वो कम्युनल था। हम अब तक जो सिविल कोड को लेके चल रहे थे वो कम्युनल था। अब हम सेकुलर सिविल कोड की हम हिमायत कर रहे हैं या उसका समर्थन कर रहे हैं या उसके बारे में हम सोच रहे हैं और इसे लागू किया जाना चाहिए। हमारा 25 से 28 जो हमारा मौलिक अधिकारों का जो अनुच्छेद जुड़ा हुआ है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो अब जैसे इन्होंने जो कम्युनल बात कही कि पहले का जो यूसीसी था वो कम्युनल था, इसका तात्पर्य मेरे ख्याल से उनका यही रहा होगा कि अलग अलग धर्मों के हिसाब से नियम बनाए गए थे। तो अगर आप उस पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उसे कम्युनल कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संविधान बनाने वालों पर आप एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। नहीं, देखिए, कुरीतियों पर डिस्कशन होना चाहिए। शरियत से जब पर्सनल लॉ से जब चीजें बाहर जाती हैं तो कहां जाता है मामला? कोर्ट में जाता है। वो कानून तो है ना। वो कानून अगर किसी महिला को किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, अभी हाल में आपने देखा कि जो गुजारे भत्ते का जो सवाल हुआ वो कोर्ट में गए। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही। महिला सुरक्षा से लेके किसान तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेके डेवलपमेंट के हर विषय पर चर्चा की। और इस बार का थीम भी था विकसित भारत @ 2047। लेकिन जो मुख्य बिंदु था, जो विशेष चर्चा का केंद्र भी बना है, वो था यूसीसी का नया नामकरण। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने यूसीसी का नया नामकरण किया। उन्होंने इसे सेकुलर सिविल कोड कहा और इसी बहाने ये संकेत दिया कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री कॉमन सिविल कोड को लेकर गंभीरता से प्रयास शुरू करने वाले हैं। वैसे भी भाजपा के एजेंडे में 3 प्रमुख मुद्दे रहे हैं, जिसमें पहला मुद्दा है राम मंदिर धारा 370, जो 2 पूरे हो चुके हैं, और तीसरा जो प्रमुख मुद्दा यूसीसी अभी बाकी है और ऐसा संकेत मिल रहा है कि अब सरकार इस पर गंभीरता से काम करेगी। क्या है यूसीसी? संविधान के अनुच्छेद 44 में ये लिखा गया है कि सरकार का दायित्व है कि वो अपने नागरिकों के लिए यूसीसी बनाए। 2018 में वित्त आयोग ने अपने कंसल्टेशन पेपर में लिखा था कि ये ध्यान रखना होगा कि विविधता के साथ कोई समझौता ना हो और देश की अखंडता के लिए ये खतरा ना बने। यूसीसी का विरोध करने वाले भी बहुत हैं। विशेष रूप से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ है। उसको ये डर है कि यूसीसी के जरिए सरकार हिंदू कानूनों को उनके ऊपर थोप सकती है। क्या ये डर जायज़ है? क्या यूसीसी होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित रहेगी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी से हम आगे की बातचीत करेंगे। स्वागत है खालिद जी आपका। नमस्कार। बीजेपी के जो 3 प्रमुख एजेंडे थे, 2 तो पूरे हो चुके हैं, अब तीसरे पे वो आगे बढ़ेगी, ऐसा संकेत प्रधानमंत्री ने दिया है। आपको क्या लगता है? लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा उसमें विकास की बातें हुई, सरकार की उपलब्धियों की बातें हुई। मोदी 0.3 जो तीसरी बार की जो सरकार है, तीसरे कार्यकाल में क्या एजेंडा है सरकार का होने वाला है, उसकी बातें हुई। लेकिन जाते जाते जो है यूसीसी की चर्चा करके उन्होंने एक डिबेट का वातावरण छोड़ दिया। और जाहिर सी बात है इसी कारण से आप चर्चा में इस विषय को उठा भी रही हैं। तो आपने जो कहा कि यूसीसी की जब भी बात होती है ना, एक तो जो थोड़ी सी मुझे आपत्ति है, प्रधानमंत्री ने जो कहा कि अब तक जो सिविल कोड था वो कम्युनल था। हम अब तक जो सिविल कोड को लेके चल रहे थे वो कम्युनल था। अब हम सेकुलर सिविल कोड की
हम हिमायत कर रहे हैं या उसका समर्थन कर रहे हैं या उसके बारे में हम सोच रहे हैं और इसे लागू किया जाना चाहिए। हमारा विचार तो ये है, इस पे चर्चा की बात उन्होंने की कि इस पे व्यापक चर्चा होनी चाहिए सभी पक्षों को बैठ के, तो इसमें तो मेरा कोई विरोध नहीं है क्योंकि हर बिंदु पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि एक जो सिविल कोड है जो ओरिजिनली है, संविधान के आपने अनुच्छेद 44 का तो जिक्र कर दिया, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में आता है, वो तत्वों में आता है, लेकिन आपने मौलिक अधिकारों को कहीं किनारे छोड़ दिया। 25 से 28 जो हमारा मौलिक अधिकारों का जो अनुच्छेद जुड़ा हुआ है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? आप अपने मामलों को, हाँ, है ना, अपने मामलों को, सिविल मामलों को अपने अनुसार, अपनी प्रथाओं के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार उसको निर्धारित कर सकते हैं। हाँ, कुरीतियों पर कुठाराघात होना चाहिए, जैसे कि आपने 3 तलाक पे को लेकर कानून बनाया। मेरा यही कहना है। आपने एक काम तो किया, कुरीतियां तो हट गई, यही कहना है, लेकिन बदलने की बात जो नहीं है, खालिद जी यही कहना है कि जहां न्याय की बात हो, जहां जस्टिस की बात हो, वहां मौलिक अधिकारों का हनन कहां होता है। जैसे मान लीजिए कि आप अपनी सांस्कृतिक रीति रिवाजों को, तौर तरीकों को फॉलो करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। संविधान की जो मौलिक अधिकारों की प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना में जो कहा गया है, मौलिक अधिकारों की जो बात कही गई है, उसमें यही ना है कि आप अपने धर्म के हिसाब से, अपनी पद्धतियों के हिसाब से अपना जीवन जी सकते हैं जी। लेकिन जहां जस्टिस की बात आ जाती है, जहां न्याय की बात आ जाती है, वहां मौलिक अधिकार नहीं है ना, वहां फिर आपको आना होगा कानून की शरण में, है ना। तो अब जैसे इन्होंने जो कम्युनल बात कही कि पहले का जो यूसीसी था वो कम्युनल था, इसका तात्पर्य मेरे ख्याल से उनका यही रहा होगा कि अलग अलग धर्मों के हिसाब से नियम बनाए गए थे। जबकि यदि अलग अलग धर्म है तो नियम भी नहीं धर्मों के हिसाब से बनेंगे ही। जैसे नियम सुनीता नहीं, बस हम इतना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप अपनी बात कहिएगा। अलग अलग धर्म से आशय ये है कि आप अपने धार्मिक रीति रिवाजों, परंपराओं, पूजा पद्धतियों को फॉलो करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन जहां जस्टिस की बात है, जहां भेदभाव पूर्ण व्यवस्थाएं हैं किसी भी धर्म में, वो ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, कहीं भी यदि भेदभावपूर्ण व्यवस्था है उसको खत्म करके सबके लिए एक न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक कानून लागू करने का राइट भी सरकार को है। अब ये बात है कि आपकी इस बात से हम सहमत हैं कि ये जो न्यायिक प्रक्रिया है वो आप लोगों को डर को हटा के पूरा करना होगी। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो लोग डरे हुए हैं या उनको लगता है कि उनके ऊपर हिंदू कानून थोप दिए जाएंगे, तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको दूर करे, लोगों को अपनी बात समझाए। और आप जो भी यूसीसी का ड्राफ्ट तो अभी आया नहीं है, यूसीसी का जो ड्राफ्ट आए वो भेदभावपूर्ण ना हो, ऐसा लगना चाहिए कि किसी हर वर्ग को ये फील होना चाहिए कि ये इसमें कहीं कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। आपत्ति किसको है? क्या मैं आपकी बात पे मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ? नहीं, ये बात तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल। हर बिंदु पर सरकार किस लिए होती है? विधायी शक्तियां जो सरकार के पास हैं वो किस लिए हैं? कानून बनाने के लिए। बिल्कुल। लेकिन सर्वसम्मति के आधार पे कानून बनना चाहिए, सर्वानुमति होनी चाहिए, संसद इसी के लिए, चर्चा इसी के लिए होनी चाहिए। तो चर्चा जो है बिंदुओं को कहाँ रखना चाहिए? सदन के पटल पे रखना चाहिए, वहां डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन की वो जगह है, आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी चीज को उछाल मत दीजिए। लोगों को डिस्कस थोड़ी करना है, जो लोगों को भी करना है, लोगों को तो राय मांगी गई है, लोगों को तो जागरूक करना है ना। नहीं, राय नहीं मांगी गई है, आम लोगों से राय मांगी गई है ना। दुकानों पे इसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं, यूसीसी को लेकर उसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं। पहले आपको उसका जो मसौदा है वो तो प्रस्तुत करना होगा। पहले तो वो लोग उसको डिस्कस कर लें जो उससे सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, पहले वो डिस्कस कर लें, समझ लें कि आखिर क्या है, क्या बदलाव किया जाना चाहिए। तब हम उसको अपने अगले जो वर्ग है उस तक पहुंचाएंगे। विधि आयोग ने ऑलरेडी लोगों की राय मांगी है। देखिए, आम लोगों से राय मांगी है कि क्या होना चाहिए। जब आप ये कहते हैं कि जो पहले का जो सिविल कोड था वो कम्युनल था, तो कहीं ना कहीं सिविल कोड कहां से आया? हाँ, हमारे यहाँ जो अभी जो पर्सनल लॉज हैं अलग अलग,
तो उसको आप कॉमन सिविल कोड नहीं कह सकते हैं ना। पर्सनल लॉज हाँ, जो हैं, बिल्कुल, वो ये कहां से आ रहे हैं? सिविल कोड था, कहां से आ कॉमन रहे हैं? सिविल कोड नहीं था, ये कह सकते हैं आप। नहीं, मैं मुझे बताइए सुनीता जी कि वो जो पर्सनल लॉज हैं वो कहां से आ रहे हैं? बिल्कुल, संविधान में उस वर्ग ने, उस समुदाय ने शामिल तो नहीं कर दिया। संविधान निर्माताओं ने इसकी बिल्कुल इसकी को नहीं, जगह देने की व्यवस्था की, वहां पे दिया है, तभी ऐसा उसकी हुआ व्यवस्था है। की दिया हाँ, ना। हाँ। तो अगर आप उस पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उसे कम्युनल कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संविधान बनाने वालों पर आप एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। नहीं, देखिए, कुरीतियों पर ये डिस्कशन होना चाहिए, देखिए, लेकिन आप उसको कम्युनल कह रहे नहीं, हैं, जैसे- और अब आप जो बनाएंगे उसे सेकुलर कह रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए, तो यहीं पे जो है संविधान- वो राजनीति की बू आने लगती नहीं, है। देखिए, और ये नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। अब मैं सवाल ये करूंगा कि भाई आपने राय ली, किस समुदाय की राय ली? आपके एक और बात पे मुझे बहुत घोर आपत्ति है कि मुस्लिम वर्ग जो है बहुत इससे डरा हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। डरे हुए तो बहुत सारे लोग नहीं हैं, नहीं, इससे प्रभावित हैं। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित कई लोगों ने बहुत आपत्ति जताई है, और उनको ये डर है कि उनके ऊपर हिंदू कानूनों को न थोप दिया जाए। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा इसका विरोध करने ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं जो चीज कहना चाह रहा हूं कि यूसीसी जो है वो सिर्फ मुस्लिम वर्ग को ही प्रभावित नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं। दक्षिण भारत में आप चले जाएं, वो कलिंगा समुदाय, लिंगायत समुदाय, क्या आपने उनसे राय ली है? क्या उसके समर्थन में है? आप बताइए कि आप समर्थन में हैं? क्या जो सरना समुदाय है झारखंड का, वो क्या इसके समर्थन में है? क्या गारो खासी जो जनजातियां हैं वो इनके समर्थन में हैं? या अन्य जो जनजातियां हैं, पहाड़ी जनजातियां हैं, वो इसके समर्थन में हैं? आपने कोई ऐसा वातावरण बनाया है क्या? देखिए, तो ये अब सवाल ये है कि भाई कॉमन सिविल कोड में मतलब क्या? कॉमनल क्रिमिनल लॉज तो हैं हमारे यहाँ, कॉमन क्रिमिनल लॉज तो है ना। इस्लामी हुकूमत जहाँ पे है, मुस्लिम शरिया के हिसाब से जहाँ पे चीज़ें चलती हैं, जहाँ पे चोरी के लिए हाथ काट लिया जाता है या फिर बलात्कार के लिए उसको जो है मौत की सज़ा होती है, इंस्टेंट सज़ा होती है, वो प्रावधान तो हमारे यहाँ नहीं है, और ना कोई वर्ग जो है इसकी डिमांड करता है। बिल्कुल, है ना। तो ये सिविल मामलों में ही है। तो क्या है भाई, आपके शादी ब्याह, आपके तलाक के सिस्टम, आपका उत्तराधिकार, बिल्कुल, उत्तराधिकार, संपत्ति में अधिकार, जो भी है, हाँ। तो इसको निर्धारित करने के लिए पर्सनल लॉ है। देखिए, आप कहीं ना कहीं उसकी हस्तक्षेप, देखिए, कुरीतियों पर कुठाराघात कीजिए। 3 तलाक की बात हुई, तलाक बिद्दत की बात हुई, तो मुझे नहीं लगा कि किसी ने भी उसका विरोध किया। नहीं, ऐसा है, बात सबको समझ में आई कि ऐसा है खालिद जी कि जब आप कॉमन सिविल कोड में जाते हैं, तो कॉमन सिविल कोड में जब जाएंगे तो ऑलरेडी जो एक कॉमन जो कानून बनेगा सबके लिए, तो ऐसा नहीं है ना कि मान लीजिए कि उत्तराधिकार का कानून है, संपत्ति में उत्तराधिकार का कानून है, तो उसमें ऐसा नहीं है ना कि किसी एक धर्म को खास वेटेज मिलना चाहिए, दूसरे धर्म को खास वेटेज मिलना चाहिए, उसके अपने। आपने जिन जनजातियों का जिक्र किया या जो भी हैं, उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस रीति रिवाज चलते हैं। हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि रूल रेगुलेशन रीति रिवाज वो अलग चीज होती है और न्याय अलग चीज होता है। जहां आप ऐसे रीति रिवाज जो भेदभाव क्रिएट करते हैं, वैसे रीति रिवाजों को तो बदलना ही होगा। नहीं तो सरकार को एक और दूसरी बात, भेदभाव है समाज में, दूसरी बात उसको दूर करने के लिए तो कानून है ना। नहीं है ना, नहीं है। अब जैसे सिविल लॉ में, मुझे समझाइए कि कैसे नहीं ये बताइए, सिविल लॉ में कहाँ कानून है? अगर किसी महिला के साथ, है ना, अभी आपने क्रिमिनल की बात कर रहे हैं ना। नहीं, मैं क्रिमिनल लॉज तो अलग है। हाँ, बिल्कुल, मैं सिविल लॉज की बात कर रहा हूँ कि शरियत से जब, पर्सनल लॉज से जब चीजें बाहर जाती हैं तो कहाँ जाता है मामला? कोर्ट में जाता है। ठीक है, कानून तो है ना। वो कानून, अगर किसी महिला को किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, अभी हाल में आपने देखा कि जो गुजारे भत्ते का जो सवाल हुआ, वो कोर्ट में गए, है महिलाएं गई और उनको गुजारा भत्ता वहां पे मिला गया। यही चीज है ना कि इन्हीं सब चीजों को ना समेट के एक जगह लाने की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब व्यवस्था है तो हमें अनावश्यक रूप से उसमें छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत है क्या इस समय? कि हमारे देश और यही लगता है कि कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य तैयार किया जा रहा है। यदि महिला है, कोई भी महिला है, तो हर महिला के हक अलग अलग क्यों नहीं चाहिए? सभी हम लोग एक ही देश के नागरिक हैं ना।
सारे महिलाएं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, किसी भी उसकी हो, तो हम लोग तो सभी एक देश के नागरिक हैं, भारत देश के रहने वाले हैं। तो भारत देश में रहते हुए हम लोगों को ये हक है ना कि समान कानून हम लोग के लिए लागू हो। पहला तो अब जैसे नहीं, अब जैसे एक आपने कहा तो सिविल कोड की बात जो आप करती हैं, मैम देखिए, ये स्पष्ट होना चाहिए कि सिविल कोड की बात आप कर रही हैं या क्रिमिनल की बात ही नहीं हो रही है, सिविल की बात नहीं हो रही, सिविल की बात हो रही है। तो सिविल मामले में क्या है? शादी ब्याह, तलाक, सिविल में ही दत्तक का अधिकार, हाँ, या फिर संपत्ति का अधिकार, हाँ, ये सारी चीजें आती है ना। जैसे संपत्ति का ही अधिकार, इन्हीं की बात करेंगे ना, संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति के अधिकार में महिलाओं को राइट्स, जैसे पहले हिंदू धर्म, आपसे सवाल तो खुद ही पूछ लेगा, हिंदू धर्म में महिलाओं को पहले संपत्ति में अधिकार नहीं था, 56 में आपने दिया, लेकिन जहां तक इस्लामिक शरीयत की बात है, पर्सनल लॉ के अनुसार अगर आप देखें तो मुस्लिम महिलाओं को शुरू से ही अधिकार प्राप्त है, लेकिन भेदभावपूर्ण है, ये मानना पड़ेगा ना आपको। ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कैसे भेदभाव है। जैसे आप ये अगर बेटे के कंपैरिजन में मुस्लिम महिला को आधा अगर मिलता है संपत्ति, तो वो उसके पति के भी आपको संपत्ति में उसका हिस्सा है, तो ये बराबर नहीं हो रहा है क्या? तो ये आपको बताइए, ये चीज तो वो तो आप अब डाइवोर्स के बाद वो उसमें जाएंगे तो फिर हम लोग गहरे फंस जाएंगे। बात सिर्फ इतनी है, जब कॉमन सिविल कोड की आप बात कर रही हैं तो इन्हीं की बात होगी। हाँ नहीं, बात से जैसे उसमें जाते हैं यदि आप, तो ये बात है कि पति की संपत्ति में जो आपको राइट है वो डाइवोर्स के बाद तो नहीं है ना। महिला को राइट नहीं है डाइवोर्स के बाद नहीं है। अब यहाँ तो आप डाइवोर्स के बाद उसको पति की संपत्ति में भी राइट नहीं मिला, और मायके की संपत्ति में भी, डाइवोर्स के बाद मायके की संपत्ति में भी 1 आना 6 आना का हिस्सा है। डाइवोर्स के बाद अगर आपको राइट चाहिए तो जैसे गुजारा भत्ते के लिए आप गए हैं कोर्ट, तो वैसे ही आप कोर्ट में जाइए। यही तो हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि कॉमन सिविल कोड में यही तो होगा कि छिटफुट अलग अलग जो कानून है उनको मिला के समेट के एक कानून बना दिया जाएगा, यही ना होगा उसमें अलग कुछ भी। अलग क्या? क्या मुस्लिम वर्ग के लोग शादी हिंदू रीति रिवाज से करेंगे, तलाक हिंदू रीति रिवाज से करेंगे? यही बताना चाह रहे हैं। ये कहाँ कहा जा रहा है? संपत्ति का जो बंटवारा है वो आप कह रहे हैं के अनुसार करेंगे, कह रहे हैं कि मुस्लिम लोग डरे नहीं की बात, और आप फिर वही डर दिखा रहे हैं। मैं डर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। फिर तो यही डर है ना, क्या इसी की तैयारी है? क्या ये करना चाह रहे हैं आप? भाई थोपने की बात नहीं, आप जो कह रहे हैं क्या विचार विमर्श करेंगे आप? मैं जो कह रही हूँ, आप एक माहौल बना के, मैंने देखिए पूरी स्पष्टता, माहौल बनाकर आप एक वर्ग को उद्वेलित कर देंगे, नहीं पूरी परेशान कर देंगे, और इसी तरह से आप आरोप लगाएंगे जैसे कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं डर रहा हूँ। नहीं, पूरी स्पष्टता के साथ मैं उस वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दे रहा हूँ, मैं आकलन कर रहा हूँ पूरी आखिर चाहते क्या। एक बात पूरी स्पष्टता के साथ मैंने ये बात कही है कि आपके रीति रिवाज, आपके धर्म पालन, आपके उस पर कोई आंच नहीं आने वाली है, जहां न्याय की बात है, जहां जस्टिस की बात है। और एक और बात आपने जो कही थी कि जो उन्होंने कहा कि पहले का क्या कानून कम्युनल था, तो देखिए क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने कम्युनल ये किया? नहीं, ये सच है कि संविधान निर्माताओं ने कोई भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने धर्म के आधार पर हमको मौलिक राइट्स दिए, लेकिन उसी संविधान के अनुच्छेद 44 ने कॉमन सिविल कोड की भी बात कही है। तो संविधान निर्माताओं ने, लेकिन राजनीति ने बहुत कुछ किया। ये मानिए पॉलिटिक्स के चलते संविधान निर्माताओं ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए सभी प्रावधान किए हैं, सभी प्रावधान किए हैं, लेकिन ये सरकारों ने लागू किया ना, सरकारों ने जो बनाया उसको आप सब कुछ संविधान के अनुरूप नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार वो चीज चुनते हैं। शाहबानो प्रकरण में पूरा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट के नया कानून लागू कर दिया गया। आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या वो विशुद्ध राजनीति नहीं थी? उसमें कुछ नहीं था। मैं दिल पे हाथ रखने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, मैं तो हमेशा कहता रहा हूं। तो देखिए एक बात, अगर शुद्ध राजनीति की खातिर अगर किसी तरह के बदलाव की चर्चा होती है, आवश्यकता महसूस की जाती है, वो चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी विशुद्ध राजनीति के लिए, तो जनता को यह समझना होगा यही कि भाई ये राजनीति तो नहीं हो रही, इसकी आवश्यकता है या नहीं। आप देखिए, आप मुझे बताइए। अब आप असली पॉइंट पर आए। आपके इसी पॉइंट से हम अपने उसको एंड करते हैं। यही असली पॉइंट है कि
जनता को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि राजनीति हो रही है, बल्कि सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट और क्लियर होनी चाहिए। पब्लिक को भ्रम में ना रहे, उसको दूर करने के लिए, पब्लिक के भ्रम को दूर करने के लिए सरकार को ठोस प्रयास करना होगा और मंशा को बहुत साफ रखना होगा। तभी लोगों के मन से कॉमन सिविल कोड को लेके डर बाहर जाएगा और सरकार, डर नहीं शंका, हाँ, शंका बाहर जाएगी। मान लेते हैं। और हाँ, प्रशंसा कर दें आप, हाँ, क्लोज कर रही हैं। हाँ, शेयर और सब्सक्राइब की आप अपील करेंगी दर्शकों से। उससे पहले मैं ये प्रशंसा कर दूं कि हाँ, प्रधानमंत्री ने लाल किला की प्राचीर से इसकी चर्चा की, लेकिन साथ साथ उन्होंने इस पे व्यापक चर्चा किए जाने की बात की है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। और वाकई कोई भी परिवर्तन बिना चर्चा के प्रभावी नहीं हो सकता है, उसका वो लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता है जो आप चाहते हैं। तो चर्चा के लिए लोकतंत्र में चर्चा बहुत ही आवश्यक है। और चर्चा के साथ ये भी जरूरी है कि सरकार की नीयत साफ हो और साथ में जो दूसरा पक्ष है वो भी आग्रहों से ग्रसित ना हो। दूसरे पक्ष को भी थोड़ा फ्री मन से आना होगा। आग्रह दुराग्रह छोड़ेंगे तो इस पर एक स्वस्थ चर्चा होगी और शायद बहुत अच्छे कानून का मसौदा तैयार हो पाएगा। दर्शकों, हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया से समय समय पर अवगत कराते रहें। नमस्कार। नमस्कार।